जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स जिनका स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग वीक है, वो सीसेट को किस तरह से लें? टाइम उससे स्टार्टिंग के 6 महीने में मैंने जीएस 1 2 3 4 किया प्रॉपर, और उसके अलावा मैंने एंथ्रोपोलॉजी को भी मतलब रखा, सारी चीजें मैं करती थी। अच्छा मैम, आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे? बुक लिस्ट थोड़ा सा बताना चाहेंगी आप? बुक लिस्ट में वही है बेसिक एनसीईआरटी। अच्छा मैम, ये सारी चीजें तो हमने जान ली। थोड़ा सा मैं आपकी स्ट्रेटजी को जानना चाहूंगा, प्रीलिम्स की पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी, क्योंकि वही सबसे बड़ा बैरियर मुझे लगता है वो, क्योंकि वो क्लियर होने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है, कंटेंट होता ही है तो लगता है कि नहीं अब तो कर लेंगे। हाँ, और फिर कंपटीशन भी कम हो जाता है मेंस में। हाँ, तो मैं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि आपकी जीएस में और सीसेट में क्या स्ट्रेटजी रही है? देखिए पहले के 3 अटेम्प्ट्स में जब मैं दे रही थी, जब नहीं हुआ तो क्या हो रहा था कि पढ़ा दिया, डर में बहुत डर रही थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्या होता था कि मतलब टॉपर्स को देखा तो वो होते थे 70 वो लगा दिए, मॉक लगा दिए, ये लगा दिया। मैंने कहा मैं भी यही करूंगी, सब पढ़ लूंगी। क्या होता है वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठते ना तो चीजें नहीं याद आ रही होती जो आपने मॉक्स में से पढ़ा। तो चौथे अटेम्प्ट के टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज किए थे, मैंने मॉक बिल्कुल नहीं किया था। पीवाईक्यूज को भी बहुत बार कर लिया, इतनी बार करा कि हाँ समझ में आने लगा कि अच्छा किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर हुआ था। फिर सीसैट भी अच्छे से किया था, एनालाइज सब कुछ प्रीवियस ईयर्स ही सॉल्व किए। 12th तक मैथ्स थी तो मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स मुझे पसंद भी बहुत था, तो वो चीज़ ने वहाँ पे सीसैट में हेल्प किया। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे था ना कि ओनली 1 ओनली 2 अब आ गया है। पहले वो एलिमिनेशन मेथड होता था, ईदर 1 पहले लग जाता था एलिमिनेशन, और हाँ लोगों के वो हट गया। वो अच्छा भी हुआ क्योंकि ना बहुत वो गेस वर्क वाले लोग ज्यादा आ जाते थे। तो फिर ये चीजें हैं, और सीसैट बहुत टफ हो गया अब ये है कि आपको मतलब सीसैट पढ़ना ही पढ़ना है। पहले होता था कि ठीक है थोड़ा देखा हो जाएगा, मेरा भी इनफैक्ट पीवाईक्यूज देख के हो गया था। इनफैक्ट मैथ्स मुझे अच्छा लगता है तो भी अब ये अटेम्प्ट अगर मैं दे रही होती ना, डेफिनेटली मैं सीसैट के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स एक साथ में रखती, क्योंकि बहुत वो है गैम्बल है। क्या होगा कि क्या पता यूपीएससी बहुत ईजी दे दे इस बार या बहुत ही टफ दे दे, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो सीसैट पे बहुत ध्यान देना है इस अटेम्प्ट में स्पेशली। क्या मैम, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा कि क्या सीसेट को हम एज ए सब्जेक्ट की तरह लेना पड़ेगा क्या हमको अब आगे से? एक सब्जेक्ट उसको माना ही चाहिए, मतलब उसके लिए सब्जेक्ट एज एन 1-1.5-2 घंटा देना है, डेली देना है। क्योंकि होता क्या पहले जैसे कि रैंडमली उठ के चले जाते थे देने के लिए, अब नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैंने भी जब दिया था तो पीवाईक्यूज दिए थे, और पीवाईक्यूज में क्या होता है ना, आप यूट्यूब पे कोई भी डाल दो सॉल्व पीवाईक्यूज, तो एक 2-2.5 घंटे की वीडियो आती है, तो मैं उसको देख देख के सॉल्व करती रहती थी कि हाँ ठीक है इनसे मुझे तरीका समझ में आ रहा था कैसे करना है। तो अब इस बार में तो ये भी कर रहे हैं, प्लस एक कोई बुक भी हो तो वो ले सकते हैं, या फिर कोई और किसी का कोचिंग मटेरियल आपको समझ में आ रहा हो। क्योंकि सीसैट में बहुत उसमें अगर देखिए क्या होता है ना, एक बार होता है प्री में होता नहीं होता इंसान का, तो उसको होता है चलो ठीक है प्री है, बहुत लोगों का नहीं हुआ। सीसैट से अगर आप रुकते हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा, हाँ, 141 नंबर थे जीएस में और सीसेट में 65.83, है ना? वो गिल्ट लाइफ में नहीं आना चाहिए, वो ज्यादा बुरा लगेगा उस चीज से। क्योंकि फिर क्या ही फायदा उस 141 नंबर के। हाँ, तो वही है, वहाँ पे इतना लाने से अच्छा कि इधर कम आके उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही सीसैट पे डेफिनेटली ध्यान 75 कट ऑफ थी, डबल मार्क्स ले रहे हैं। बहुत डबल मार्क्स हो गया इस बार, कट ऑफ कितनी कम गई है सीसैट के कारण। इनफैक्ट शायद केस भी किया था यूपीएससी पे, ऐसा सुनने में आया था कि इतना टफ सीसैट था इस बार, तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा मैम, थोड़ा सा कमेंट आते हैं बच्चों के कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका तो मैथ्स अच्छा है, आपका इंटरेस्ट भी है मैथ्स में, तो आप भी मिलते होंगे जब आपने अपने पीयर ग्रुप से या और एस्पिरेंट से, तो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स जिनका स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग वीक है, वो सीसेट को किस तरह से लें? देखिए क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से सीसैट देखेंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। बुक्स ले लीजिए, रीजनिंग वीक है, एक बुक ले ली कोई खुद से। मेरे हिसाब से कोचिंग तो है ही, मतलब जरूरी अगर लगती है लो, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आपको ही पेपर देना, आपको समझना है। तो वही होगा कि अगर मेरा वीक होता ना, तो मैं अगर मेरे कोई भाई बहन भी हो उनका वीक हो, तो मैं यही बोलूंगी कि यार मैं तो हेल्प कर दूं चलो, उसके अलावा आपको एक बुक आपके साथ होनी चाहिए रीजनिंग की, जो आपका बेस थोड़ा सा बढ़ा दे। रीजनिंग वगैरह जो भी आ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स, उसका बेस बढ़ा दे, और कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके लिए तो बुक्स की क्वालिटी को भी जज करना पड़ेगा। क्योंकि होता है ना, बुक्स वो बना तो देते हैं बट मटेरियल वो सीसैट के लायक है या उससे छोट लेवल कम है या बहुत ज्यादा है, वो भी जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देख के, लेकिन डेफिनेटली भाई बुक्स वगैरह ही हैं जो हेल्प करेंगी, और यूट्यूब पे भी अब वीडियोस मिल ही जाती हैं, उनसे भी हेल्प मिल जाती है लोगों को। ओके मैम, थोड़ा सा मैं आपके मेंस की स्ट्रेटजी और जानना चाहूंगा कि आपकी मेंस में क्या किस तरह की आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी आपने, जैसे कि आंसर राइटिंग में आपकी क्या कुछ औरों से अलग था, वो सब चीजें? देखिए मेंस पहले 4 अटेम्प्ट में तो नहीं समझिए, इसमें जब ऑप्शनल चेंज के आंसरों में आई, तो इधर मैंने जब 1 साल का ब्रेक लिया था, तो पहले के स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे ना, प्री से मतलब 12 महीने का टाइम, उससे स्टार्टिंग के 6 महीने में मैंने जीएस 1 2 3 4 किया प्रॉपर, और उसके अलावा मैंने एंथ्रोपोलॉजी को भी मतलब रखा, सारी चीजें मैं करती थी। आंसर राइटिंग वहीं से स्टार्ट कर दिया था, लाइक 1 महीना हो गया पढ़ते हुए, आंसर राइटिंग उठा दिया मैंने। फिर मैंने जीएस 1 2 3 4 के हर दिन 5-5 क्वेश्चन कर लेती थी। फिर एक स्टैंडर्ड बुक ले ली मार्केट में से, जैसे दृष्टि है, दिशा पब्लिकेशंस, और भी अरिहंत जो भी आती होंगी, उनमें से लेके उनको आंसर्स को देखती थी, अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो फिर वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा हेल्प करती है यहाँ पे टॉपर्स की आंसर शीट। क्या होता है, उनको आप एनालाइज करोगे ना, मतलब देखोगे ही तो समझ में आएगा
आएगा टॉपर्स ने अच्छा किस तरीके से लिखा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे आंसर जैसे नहीं लिख दिए, बस ये होता है हर आंसर को उन्होंने सेम तवज्जो दे दी वहाँ पे। तो इन्होंने बहुत हेल्प किया था मेरा कि मैंने आंसर्स लिखे थे पहले ही, तो एक कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि अगर आपका प्री हो गया ना तो आपको पता है अच्छा कुछ तो मैंने कर ही रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है प्री को क्लियर करने के बाद में। जी मैम, तो थोड़ा सा फॉर्मेट आपका क्या रहता था मैम आंसर राइटिंग का? आंसर राइटिंग वही इंट्रोडक्शन में कुछ अगर डेटा सेट याद आ रहा है वहां से डाल दिया, फिर उसके बाद बीच में कंटेंट होता है। बहुत लोग पेस्टल अप्रोच करते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, वो नहीं, मेरा थोड़ा उसमें नहीं, क्योंकि मुझे लगता था बहुत लोग ये करेंगे, तो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो पहले लिख दिया। फिर उसके बाद में कंक्लूजन भी पॉजिटिव रखना, जो क्रिटिसिज्म है वो वहीं ऊपर ही खत्म करके कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिविटी, जो मैंने बाकी जगह मैप्स बना दिए जहाँ पे है टाइम मिल रहा है, फिर या तो डायग्राम्स बना के अगर टाइम कम मिल रहा है तो ऐसे करके आंसर्स लिखे थे। तो मैम क्या लगता है आपको कि इस बार 5th अटेम्प्ट में आपने ऑप्शनल चेंज किया था और भी कुछ चेंजेस किए होंगे, कि किसका ज्यादा रोल रहा है इसमें यूपी लिस्ट में नाम बनाने में? देखिए आई थिंक ऑप्शनल का चेंज होना भी डेफिनेटली एक रोल था, और मतलब प्री तो था ही कि मतलब हाँ PYQs वगैरह जो प्री पहली बार दे दिया, एक बार 4th वाले में क्वालिफाई हुआ ना, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि अच्छा प्री कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो चीज थी। प्लस कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आई थी, क्योंकि वो फेलियर देख के ना सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हो गया था स्ट्रॉन्ग, तो ये हुआ कि यार हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, तो वो कॉन्फिडेंस था इस बार। प्लस इस बार मेंस के लिए टाइम दे दिया था पहले ही, प्री से पहले ही टाइम दे दिया, वो सारी चीजें थी जिन्होंने यहाँ पे काम किया मैं एग्जाम जर्नी में। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करना सही रहेगा या गलत रहेगा? देखिए फर्स्ट डे से इंसान क्या ही लिखेगा, वो हो जाता है, तो आप 1 महीना तो पढ़ लीजिए, तो 1 महीना न्यूज़पेपर NCERTs जब करेंगे ना तो थोड़ा कंटेंट आ जाएगा, तो जनरल स्टडीज वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो आप लिख सकते हैं, या तो बहुत मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है ना, कोचिंग वाले क्या करते हैं कि आपका न्यूज़पेपर एडिटोरियल से क्वेश्चंस बना देते हैं, तो वो सॉल्व कर लीजिए स्टार्टिंग में, बट लेकिन हाँ 1 महीना तो दे दीजिए, फिर आइए आंसर राइटिंग में, वो भी तब आइए कि जब आप PYQs एनालाइज कर लीजिए, टॉपर्स के आंसर शीट्स पहले देख लीजिए, वो मैंने बहुत लेट देखी, वो गलती थी, तो टॉपर्स एक बार देख लेंगे ना तो आप उसी हिसाब से लिखना स्टार्ट करेंगे, वरना आप कुछ भी लिख देते हो आंसर्स में। अच्छा मैम, आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे? बुक लिस्ट थोड़ा सा बताना चाहेंगी आप? हाँ, बुक लिस्ट में वही है, बेसिक NCERTs थी, 6 to 12, 6 भी मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे को था कि थोड़ा सा मैं गो थ्रू हो ही जाऊँ एक बार, अब कर ही रही हूँ तो, क्योंकि 6, 7, 8 तो फिर भी छोटी है। फिर 9 to 12 की सारी NCERTs, उसके अलावा मैंने वो GC लॉन्ग ज्योग्राफी के लिए अलग से की थी, नितिन सिंघानिया मैंने की थी आर्ट एंड कल्चर के लिए, और पॉलिटी में अपनी लक्ष्मीकांत सभी करते हैं वही किया था एक, और स्पेक्ट्रम की थी मैंने मॉडर्न के लिए ये, और शंकर IAS मैंने एनवायरनमेंट के लिए की थी, और ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स में मैंने रमेश सिंह की थी, बट मैंने ये देखा ना रमेश सिंह काफी मोटी है, मतलब वो मुझे कोई पहले बताता तो शायद अभी मैं वो ना कर रही होती, तो मैंने क्योंकि पढ़ लिया था फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में, तो मेरे रिवीजन था, तो मैं कोई नया आएगा तो मैं उसको आई थिंक कोई वर्मा सर करके कोई एक बुक है, पतली है वो, संजीव वर्मा शायद, हाँ वही, तो वो बुक मैं रेकमेंड कर दूंगी। काफी पतली है वो, इतनी सी है बस, तो और ज्यादा लंबी मोटी भी नहीं है, इतनी सी है, और ब्लू से कवर पेज की है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने देखा मृणाल भी है ना बहुत मोटी है, तो क्या होता है इतनी चीज को पढ़ना एक बार में पढ़ पाओगे, अब वो संजीव वर्मा आप 10 बार पढ़ लोगे उतने टाइम में, तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। और मैम मुझे लगता है संजीव वर्मा, जैसा मैंने उसको देखा, थोड़ा सा एनालिटिकल है वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने मेंस के लिए शायद वो परफेक्ट रहेगी। हाँ वही, क्योंकि सोर्सेस को अपना जितना कम रखेंगे ना, ये सबसे इजी वो अच्छा तरीका है। क्या होता है बहुत बढ़िया, हमें लगता है सब आ जाएगा ना तो अच्छा है, सब जानने की जरूरत तो है ही नहीं, बस इतना जानिए कि आपका एग्जाम निकल जाए, आप एक क्वालिफाइड। आपको PhD नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी।